लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित भारत का एक अनमोल खजाना। पर 2024 से पहले शायद ही इसके बारे में कोई बात करता था। All thanks to Maldiv boycott campaign, Lakshadweep is the top search item. it come out before us as a hidden treasure of India. But there is a long history of this place to be ignored. ऐसा माना जाता है कि 6th सेंचुरी BC में अशोका द ग्रेट की फर्स्ट डॉटर यहाँ बुद्धिज्म के प्रचार के लिए आई थी। लेकिन इस जगह की ओरल हिस्ट्री शुरू होती है 7th सेंचुरी AD से। इस समय मालबार तट पर चेरा डायनेस्टी का राज था। और इसी समय के आसपास उबैदुल्ला, जो कि फर्स्ट खलीफा अबूबकर के ग्रैंडसन थे, वो इस क्षेत्र में आए। ऐसा कहा जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद ने खुद उनको सपने में आकर यहाँ आने के लिए प्रेरित किया था। अकॉर्डिंग टू लीजेंड्स ऑफ चेरामन पेरुमल, द फर्स्ट मॉस्क ऑफ इंडिया वाज बिल्ट अंडर द चेरा डायनेस्टी अराउंड 624 AD। चेरामन पेरुमल मस्जिद। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ये मस्जिद पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी में ही बनाई गई थी। चेरा डायनेस्टी के लास्ट किंग चेरामन पेरुमल, जो कि हिंदू एस्ट्रोलॉजर्स के कुछ गलत प्रेडिक्शंस को लेकर खफा हो गए और उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और वो अपना राज्य पड़ोस के कोलाथिरी राजा को सौंपकर हज पर चले गए। जब चेरामन पेरुमल बहुत दिनों तक वापस नहीं लौटे तो वहां के टेम्परेरी राजा ने एक सर्च ग्रुप ऑर्गेनाइज किया। ये सर्च ग्रुप निकला तो था अरेबिया के लिए, लेकिन एक भयंकर तूफान में फंसकर एक अनजान टापू पर जा पहुंचा। ये टापू ही आगे चल के लक्षद्वीप के नाम से जाना गया। ऐसा माना जाता है कि ये सर्च ग्रुप ही यहाँ के फर्स्ट सेटलर्स थे, जो कि नाम मुंद्री ब्राह्मण्स थे। 19th century, more than 50% of Kerala's population was matrilineal. It wasn't just the Nayars. So you have Muslim matrilineal, you have Tiya matrilineal, even some Christians of Central Kerala were matrilineal. आज भी अगर आप यहाँ जाएंगे और यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि उनके एंसेस्टर कौन थे, तो जवाब में आपको नाम मुंद्री और नैयर ब्राह्मण जैसे शब्द मिलेंगे। इस क्षेत्र में इस्लाम का कुछ ऐसा असर हुआ कि कोल्हाथिरी डायनेस्टी की एक प्रिंसेस ने इस्लाम युवक से शादी कर ली और आइलैंड की रानी बन गई। 13th सेंचुरी के इटालियन विजिटर्स इसे फीमेल आइलैंड कहते थे, क्योंकि यहाँ पर बीवियों का राज था। ये एक मैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी फीमेल्स को ज्यादा सोशली एक्सेप्टेड पावर मिलता है इन कंपैरिजन टू मेल्स, अनलाइक इस्लाम, जो कि एक पैट्रियार्कल कम्युनिटी है। Do you believe that men and women are equal? Honestly, the myths, No, of course not. Who told you they are? You don't believe they are. If it's something that you have to constantly ask about, constantly struggle to achieve and enforce, then it isn't a natural state, is it? इस आइलैंड पर राज तो क्वीन ही करती थी, पर यह क्षेत्र उन्हीं राजा के राज्य के अंतर्गत आता था जो कि मालाबार कोस्ट को रीन करते थे। यहाँ पर शासन करने वाली लास्ट रानी अरक्कल फैमिली से थी, जिन्होंने 18th सेंचुरी तक यहाँ पे शासन किया। 1799 में टीपू सुल्तान की ब्रिटिशर्स के द्वारा हत्या कर दी गई और बाद में यहाँ पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। यहाँ के क्वीन ने अंग्रेजों के साथ 23,000 रुपए में पेंशन एग्रीमेंट किया और अगले 200 सालों तक ये आइलैंड अंग्रेजों के अधीन रहा। In 1947, India got its independence and sovereignty of Lakshadweep is transferred to India. The world sleeps, India will awake to life and freedom. पर क्या आपको पता है, अगर 1956 में एक ट्रेजिक इवेंट ना हुआ होता तो ये क्षेत्र आज पाकिस्तान के अंडर होता। अरेबियन सी में एक महत्वपूर्ण जगह होने के बावजूद भी ये क्षेत्र काफी सालों तक हमारे देश से दूर रहा। माने यहाँ के लोग मेन कॉन्टिनेंट से इतने कटे हुए थे कि गांधी जी के असैसिनेशन की न्यूज भी इन्हें 14 दिन बाद मिली। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान इस आइलैंड को हथियाना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा थी और इसकी भनक उस समय के कार्यकारी पीएम सरदार पटेल को लगी और उन्होंने फौरन ही इंडियन नेवी की एक ट्रुप को यहाँ के लिए रवाना किया।
जब पाकिस्तानी आर्मी ने यहाँ पे होस्टेड इंडियन फ्लैग को देखा तो वो चलते बने। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट इट बिकम्स पार्ट ऑफ द इंडिया इन 1956, इसे अपना नाम मिलने में एक दशक लग गया। 1973 में इसे अपना नाम लक्षद्वीप मिला और इसीलिए हमने कहा कि इसका इतिहास ही कुछ ऐसा है। यह द्वीप काफी दिनों तक इग्नोर्ड रहा। I think Lakshadweep is better. अनेक संभावनाओं से भरा है। आज के टाइम पे लक्षद्वीप मालाबार कोस्ट से 200 से 400 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। इन आइलैंड्स में से सिर्फ 10 ही रहने लायक हैं, बाकी के 17 अनइनहेबिटेड हैं। 5 सबमर्ज हो चुके हैं, 4 न्यूली फॉर्म्ड हैं, यानी कि टोटल 36 आइलैंड है। लेकिन महत्वपूर्ण सिर्फ 3 आइलैंड हैं। कावारती जो कि यहाँ की ऑफिशियल कैपिटल है, बनगराराम में लक्षद्वीप का एकमात्र रिजॉर्ट है, अगाती जहाँ पर लक्षद्वीप का एकमात्र एयरपोर्ट है, और इसी जगह पर रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था और ये सारी पंचायत यहीं से शुरू हुई थी। यहाँ टोटल अप्रॉक्स 64,000 की पॉपुलेशन है, जिसमें 96% मुस्लिम है और ये साफी स्कूल ऑफ सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करते हैं। और मजेदार बात तो ये है कि यहाँ की लिटरेसी रेट इंडिया की एवरेज लिटरेसी रेट से भी ज्यादा है। जहाँ इंडिया की एवरेज लिटरेसी रेट 72% है, वहीं लक्षद्वीप की एवरेज लिटरेसी रेट 91% है। और क्या लक्षद्वीप मालदीव्स को रिप्लेस कर सकता है? चलिए एक क्विक कंपैरिजन करके देखते हैं। लक्षद्वीप के पास टोटल 36 आइलैंड्स हैं, जिसमें से 10 आइलैंड्स ही रहने लायक हैं। मालदीव्स के पास 1192 आइलैंड्स हैं, जिनमें से 188 आइलैंड्स पे लोग रह सकते हैं और इनमें से 166 आइलैंड्स तो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। लक्षद्वीप के पास सिर्फ एक फंक्शनल एयरपोर्ट है अगाती में, लेकिन मालदीव्स के पास 18 फंक्शनल एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। लक्षद्वीप के पास सिर्फ एक रिजॉर्ट है, वहीं मालदीव्स के पास ऐसी 1200 से ज्यादा फैसिलिटीज हैं जहां पे टूरिस्ट रुक सकते हैं। मालदीव्स एक कंट्री है, इसका मतलब कि वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के लिए इंडिपेंडेंट है, वहीं लक्षद्वीप अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडिया पे डिपेंडेंट है, यानी कि मालदीव्स लक्षद्वीप से हर मामले में बेहतर है। तो वो क्या चीज है जो लक्षद्वीप को एक डिजायरस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना सकती है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिलिट्री पावर के अलावे जो चीज एक कंट्री को पावरफुल बनाती है वो है वहाँ के लोगों का साथ। वो चीज जो रसिया को एक सुपर पावर बनाती है, वो चीज जो जापान जैसे एक छोटी सी कंट्री को वर्ल्ड की लीडिंग टेक जायंट बनाती है, और वो चीज जो सिंगापुर जैसे एक छोटे से आइलैंड को वर्ल्ड की सबसे महंगी सिटी बना सकती है। पेट्रियोटिज्म। मालदीव्स लक्षद्वीप से कई गुना बेटर है, तो आपको क्या लगता है कि कोई लक्षद्वीप क्यों चुनेगा? लक्षद्वीप इज़ अ हिडन ट्रेजर ऑफ इंडिया। काफ़ी टाइम तक हम लोगों ने इसे इग्नोर किया है, लेकिन अगर यहाँ टूरिज़्म डेवलप होता है तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बूस्टअप का काम करेगा। तो मुझे लगता है कि एक भारतीय होने के नाते भारत के एक हिस्से को चुनना इज़ अ बेटर थिंग। थैंक यू।